ओके बेटा, तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स। हमने पढ़ लिया फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट क्या होता है, फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट क्या होता है। कल हमने ओवरी का पूरा डिटेल पढ़ा, फ्रूट कैसे फॉर्म होता है वो मैंने आपको बताया। अब जो हमें पढ़ना है बेटा, ये म्यूट कर लो। अब कोई भी बच्चा अपना म्यूट ओपन ना करे। ओके, टाइप्स ऑफ सीड। अब ये जो सीड है दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं कॉटिलेडन्स और दूसरे होता है डाइकोटिलेडनस सीड। अब डाइकोटिलेडनस सीड क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडनस सीड क्या होते हैं, मैं अभी एक एक करके दोनों आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। देखो पहले जो मेंशन हो रहा है उस पर देखिए। देखिए, सीड विद द टू कॉटिलेडन, जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं। जैसे कल का आपको डायग्राम याद होगा सीड का, जिसको हम खोलते हैं। आपने कभी राजमा का, बीन का जो सीड है उसको खोल के देखा हो तो उसके अंदर दो पार्ट निकलते हैं, खुल जाता है वो, तो उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडनस, यानी कि दो कॉटिलेडन वाले सीड। और मोनोकोटिलेडनस सीड होते हैं जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। इसका एग्जाम्पल आपने राइस, चावल का दाना देखा होगा, उसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस सीड होते हैं, और इन्हीं के बेस पे हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले मैं डाइकोटिलेडनस सीड का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो सीड आपको दिखाई दे रहा है ये डाइकोटिलेडनस सीड है। ये चने का सीड है, ग्रैम जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाहर की तरफ एक कोट होता है जिसे हम कहते हैं सीड कोट, छिलका। ठीक है, अगर आप सीड को ध्यान से देखोगे तो इसमें से दो छोटे छोटे पॉइंट से आपको मिलेंगे। ध्यान से कभी आज आपने देखना है अपने घर में सीड निकाल के और ट्राई टू सी इट। इसको जो है, जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो होता है ये, इसे हाइलम बोलते हैं। यानी कि ये सीड के अंदर दो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पानी सीड के अंदर जाता है और उसी से सीड सॉफ्ट होता है और तभी वो प्लांट उसमें से ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो सीड कोट की अगर हम बात करें तो सीड कोट के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम टेस्टा। टेस्टा का मतलब होता है थिक आउटर लेयर, जो बाहर की तरफ तुम छू सकते हो, देख सकते हो सीड के ऊपर, उसे हम टेस्टा कहते हैं। और एक होता है टैगमेंट। टैगमेंट जो है वो अंदर की तरफ पतली सी एक झिल्ली जैसी लेयर होती है, उसे टैगमेंट कहा जाता है। तो सीड कोट दो लेयर में होता है, एक बाहर की तरफ जो हार्ड होता है और एक अंदर की तरफ जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं तो हाइलम आता है हमारे पास। अगला क्या आता है, हाइलम। हाइलम जो है वो एक स्कार, यहाँ पे देखिए निशान जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीड पे ऐसे करके, इसे हाइलम कहा जाता है ऑन सीड कोट। ठीक है, थ्रू विच द सीड वाज अटैच्ड टू द फ्रूट। ये सीड जब प्लांट के अंदर फ्रूट के साथ जुड़ा हुआ था तो ये यहीं से कनेक्टेड था, यहीं से इस फूड को फूड खाना वगैरह सब कुछ मिलता था इससे। ओके, तो उसे हाइलम कहते हैं। और माइक्रोपाइल जो होता है वो एक स्मॉल पोर होता है अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर की तरफ। ठीक है, माइक्रोपाइल जो है यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जो दिखा रखा है जहाँ पे लेबलिंग नहीं हो रही है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। इसका काम क्या होता है, एक स्मॉल पोर होता है अबव द हाइलम, जिसका मेन फंक्शन होता है बेटा पानी एब्जॉर्ब करना। जब सीड को हम पानी में डालते हैं या सीड प्लांट के अंदर हम पानी डालते हैं तो यहीं से वो सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब इसके बाद कॉटिलेडन के बारे में बताता हूँ, और इसके अंदर ये जो छोटा सा बेबी प्लांट है इसके बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। ये देखिए, कॉटिलेडन जो सीड लीफ को कहा जाता है। ये जो सीड की लीफ है, ये जो फैले हुए दो बटरफ्लाई जैसे पंख दिख रहे हैं, इन्हीं को कॉटिलेडन्स कहते हैं। इनको सीड लीफ भी कहते हैं, और इनका काम होता है फूड स्टोरेज। ये इस छोटे से बेबी प्लांट के लिए, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए फूड स्टोर करके रखता है। जब तक ये प्लांट सॉइल में अपनी लीफ नहीं बना लेता, स्टेम नहीं बना लेता, तब तक ये फूड यहीं से लेता रहता है। और यही तो वो फूड है, जब आप सीड को खाते हो आप भी तो इसी को एज ए फूड खाते हो। तो ये एक तरीके का फूड स्टोरेज होता है। जितनी भी दालें उनमें जो ये पार्ट्स होते हैं वो आप समझ सकते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ द फूड। और ये प्लांट के लिए होते हैं, असल में इस बेबी प्लांट के लिए होते हैं, लेकिन हम खा लेते हैं तो हमारे काम भी आ जाते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब उसको पोषण देता है टू द डेवलपिंग रेडिकल एंड प्लूम्यूल। कल मैंने तुम्हें बताया था, ये जो छोटा सा बीच में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ऊपर वाले पार्ट को प्लूम्यूल कहते हैं बेटा, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल कहा जाता है। प्लूम्यूल का जो काम होता है वो होता है आपका फूड देना। ठीक है, एक्चुअली शूट सिस्टम ये डेवलप करेगा सर ऊपर। अर्पण बार बार स्क्रीन पे चला रही है ग्रीन कलर का। अर्पण सुधर जा बेटा, मान जा, सुन ले, सुनने आइए यहाँ पे, हरकतें बंद कर दे प्लीज, नहीं तो तेरे को क्लास से ही रिमूव कर दूंगा मैं। आपने स्क्रीन को कोई टच नहीं करेगा, सिर्फ उसे देखो और मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करो। तो मैंने बताया कॉटिलेडन सीड लीफ को कहते हैं बेटा, इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, और दूसरा जो डेवलपिंग हमारा रेडिकल है और प्लूम्यूल है, उसको जब वो प्लांट में बदलेगा तो उसको वो खाना यानी कि नरिशमेंट देगा। रेडिकल जो होता है एम्ब्रियोनिक रूट,
ये जो रेडिकल पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है जहां से रूट्स आपको रेड कलर के नीचे दिख रहे हैं, इसको रेडिकल कहते हैं और यहाँ से प्लांट के रूट डेवलप होते हैं। और जो प्लूम्यूल है, PLUMULE, प्लूम्यूल, ये एम्ब्रियोनिक शूट है, ये इस एम्ब्रियो का शूट है जहां से प्लांट का शूट निकलेगा। शूट का मतलब है स्टेम बाहर निकलेगा जिसमें से लीफ निकलेगी, ब्रांचेस निकलेगी, फ्लावर निकलेंगे, फ्रूट्स इसमें लगेंगे, ये प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है। तो ये पूरे सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। आप सभी बच्चों को बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद ये वीडियो आपको आज ग्रुप पे भेज दूंगा मैं, ठीक है? वहां पे आप दोबारा इसे देखेंगे, पॉज करके सारे नोट्स अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ये सभी बच्चों को ये काम करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट की बात करते हैं। अब ये जो फ्लावर था, ये फ्लावर हमने देखा, इसमें सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इसके अंदर ये फीमेल पार्ट में होता है जिसे ओवरी कहते हैं, और फिर ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। तो राइपन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रूट, यानी कि जो ओवरी मेच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसको ही हम फ्रूट कहते हैं। देखिए ये अनार आपको दिखाई दे रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अनार खाया होगा, इंग्लिश में इसको हम पोमीग्रेनेट कहते हैं, ठीक है? यही वो सबसे पहले ये ऐसे फ्लावर आता है, ये पोमीग्रेनेट यानी कि अनार के पौधे का फ्लावर है, ऐसा दिखता है। फिर उसके अंदर से ये जो छोटा सा दूसरे पार्ट में आप देख पा रहे हो, देखो एक छोटा सा इस तरीके का पोमीग्रेनेट निकलना शुरू होता है, ये ओवरी होती है, और जब ये मेच्योर हो जाती है तो कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देती है। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रूट हम खाते हैं वो फ्रूट असल में क्या होती है? राइपन। राइपन का मतलब होता है पकी हुई ओवरी होती है। जो ओवरी मैच्योर हो जाती है वही फ्रूट का शेप लेती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है? अब अगर हम सीड की बात करें तो यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर किया जाता है, जितने भी किसान जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो सीड को पहले अपने खेतों में बोते हैं और फिर उन्हीं सीड से उनको नए प्लांट मिलते हैं, ठीक है? उन्हीं सीड से उनको सारे नए प्लांट मिलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखिए ऊपर लिखा है यूजेस ऑफ एग्रीकल्चर में इसका क्या क्या यूजेस है? हेल्प प्लांट स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन डिफरेंट एरिया। हम सीड को स्टोर करते हैं और फिर जहां पे भी हम उनको बोते हैं दोबारा, वहीं पे हमें नए प्लांट मिलते हैं। प्रोवाइड नरिशमेंट टू यंग वन सीडलिंग, नए प्लांट जो बनते हैं उनके लिए वही सीड जो है वो फूड का स्टोर भी होते हैं। इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो, सीड जो होते हैं वो बाहर की तरफ से उसमें कोट होता है जिससे अंदर बेबी प्लांट सेफ रहता है। एंड रिजल्ट इन वेरिएशन विद द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और इसी तरीके से सीड का अलग अलग इस्तेमाल करके साइंटिफिक तरीके से नए जनरेशन भी डेवलप किए जाते हैं। कैन बी इजीली स्टोर्ड, हम सीड को क्योंकि वो सूखे होते हैं, हम हजारों सालों तक, लाखों सालों तक, यहाँ तक कि जितने टाइम तक चाहे उनको स्टोर करके रख सकते हो, खराब नहीं होंगे। जैसे ही आपको सीड को उगाना होगा, आप उन्हें मिट्टी में डालेंगे, पानी डालेंगे और धीरे धीरे उन सीड में से बेबी प्लांट यानी कि प्लांट्स ग्रो करना शुरू करेगा, जिसे सीडलिंग कहा जाता है। तो ये है पूरे का पूरा अल्टीमेट नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है? इन सीड की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी का मतलब है काफी लंबे समय तक स्टोर करने की एबिलिटी हमारे पास होती है। तो ये था सीड के बारे में आपके, ठीक है? लेकिन सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? सीड को एक जगह से, अब प्लांट के पास तो हाथ पैर नहीं है कि वो अपने सीडों को लेके जाएगा और जगह जगह पे जाके डाल देगा, ऐसा नहीं है। तो सीड को डिस्पर्स करने के लिए भी कुछ एजेंट होते हैं, जैसे पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंट्स थे, आप इंसेक्ट थे, एनिमल थे, वाटर थी, एयर थी। ऐसे ही सीड को भी फैलाने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो सीड फैलाने का काम करते हैं, ठीक है? वो क्या होता है बताता हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड को जहां पे वो ग्रो हुए जिस प्लांट से, वहां से लेके उनको दूर दूर फैला सॉरी थोड़ी देर वेट कीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ये तो होगी डेफिनेशन सीड डिस्पर्सल की, कि सीड को प्लांट, पेरेंट प्लांट जिसने उन्हें पैदा किया, वहां से दूर जहां पे वो ग्रो कर सके वहां तक ले जाना, उसी को सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। समझ गए? आगे आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज ऑफ द सीड डिस्पर्सल। अब ये सीड डिस्पर्सल जो होता है, इसके फायदे क्या है? प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स फॉर रिसोर्सेज। अब सोच के देखो, ये पेड़ है इतने सारे, अगर ये अपने सीड यहीं गिराएंगे तो ये यहीं पे ग्रो करेंगे, वो सीड यहीं ग्रो करेंगे, तो पहले से जो पेरेंट ट्री है, जो बड़े वाला है, वो ज्यादा खाना उसे चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, तो उन छोटे छोटे बेबी सीड्स को पानी, फूड वगैरह नहीं मिलेगा, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। इसी वजह से सीड डिस्पर्सल बहुत जरूरी है कि सीड जो जो प्लांट बनाता है वो सीड वहां ना गिरे बल्कि दूर गिरे, ताकि उनको खुली जगह मिले, ज्यादा वाटर और मिनरल्स मिले और वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, फिर सीड डिस्पर्सल होने से प्लांट को जो है वो कंपटीशन की सामना नहीं करना पड़ता और वो सीड आसानी से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है?
जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम जितने भाई बहन हो, अगर कोई और आके तुम्हारे घर में रहने लगे तो वो भी खाना खाएगा ना, और उससे तुम्हारे लिए खाना कम हो जाएगा। ऐसे ही जो प्लांट है वो जहां पहले ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, अगर वहीं पे दूसरे प्लांट ग्रो करेंगे तो उनको वो दूसरे जो छोटे प्लांट है उनको उतना फूड और नरिशमेंट नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, और वो ग्रो नहीं करेंगे। इसीलिए सीड हमेशा दूर जाके गिरे, तभी उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीड डिस्पर्सल के फायदे वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स फॉर रिसोर्सेज। दूसरा है देयर इज ए बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो नए प्लांट ग्रो करेंगे उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। प्लांट स्कैटर्ड इन वेरियस हैबिटेट, और प्लांट जो है दूर दराज के इलाकों में जाके और ज्यादा फैल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ओके तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस सीड डिस्पर्सल के। व्हाट कॉजेस सीड डिस्पर्सल, किन चीजों की वजह से सीड डिस्पर्सल होता है। तो विंड, आपको याद है पॉलिनेशन भी इन्हीं चीजों से हो रहा था, तो सीड डिस्पर्सल के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए विंड, वाटर और एनिमल, ये एनिमल जो है वो जैसे आप ये देख पा रहे हो डायग्राम में, ये मंकी है, ये फ्रूट खा रहा है, फ्रूट खाने के बाद ये सीड को इधर उधर फेंक रहा है, और क्योंकि वो सीड तो खाएगा नहीं, सिर्फ फ्रूट खाएगा, तो ये सीड जहां जहां गिरेंगे वहां पे ये नए प्लांट ग्रो होंगे। तो ये सारे विंड, हवा, पानी और एनिमल की मदद से जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं, और वहां पे वो आसानी से ग्रो करते हैं जहां पे उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है ग्रोथ करने के लिए। बात समझ में आ गई आपको? शूट कर लो सारे। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देखिए। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। पहले लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो यही पढ़ा था हमने कि सीड के बिना अगर प्लांट के किसी भी हिस्से से नया प्लांट ग्रो करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। अगला फिलअप है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हाँ बोलना नहीं, आप सुनोगे बेटा फिर डिस्टर्बेंस होगी, आप बाद में बस समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हें समझना है। अब फ्लावर बाद में तुम्हारा अलग से टेस्ट होगा, तब आप मुझे जवाब दीजिएगा। A flower may have either male or female reproductive part. Such flower is called dash. एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे हमने क्या पढ़ा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते थे उसको हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर एक ही है, ईदर मतलब एक ही है, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। ध्यान से समझिएगा, अगर फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों चीजें हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, और अगर इन्होंने बोला कि एक फ्लावर जिसमें ईदर या तो सिर्फ मेल हो और या फिर फीमेल हो तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज व्हाट, पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन है हमारी, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगला पार्ट है, हाँ भाई दक्ष क्यों हाथ उठा रहा है, क्या पूछ रहा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके सर, थैंक यू। ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड। अब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हमने क्या नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी है, एक एक वर्ड में वन वर्ड आंसर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान से समझनी है, सुननी है, सीखनी है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ। अभी अभी हमने पढ़ा था सीड डिस्पर्सल किससे होता है, विंड से होता है, वाटर से होता है एंड एनिमल्स। तो ये तीनों यहाँ पे आपको भरने होंगे। ठीक है, विंड, वाटर एंड एनिमल्स, इस तरीके से जैसे यहाँ पे आया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो ये है इसकी आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज टू पेरेंट इन्वॉल्व। फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, दैट गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और इसमें सेक्स इज इन्वॉल्व का मतलब है मेल एंड फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। और जो नया सेल बनता है वो जाइगोट कहलाता है, वो जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनता है, और उसी एम्ब्रियो में हमने देखा था कि प्लूम्यूल और रेडिकल होता है जिससे रूट और शूट सिस्टम बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने। तो ये है डिफरेंसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, न्यू प्लांट्स आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट बनते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एग्जैक्टली आइडेंटिकल हूबहू सेम प्लांट बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा पॉइंट है कि वेरिएशन, यानी कि थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। एंड द लास्ट पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आप लिखोगे वो है सीन इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ उन्हीं प्लांट में होता है जिनमें फ्लावरिंग होती है, क्योंकि वहीं पे वो मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर में होता है, तभी फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होता है और नया सीड बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, सीन इन ईस्ट एंड पोटैटो, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती।
ये हो गया दूसरा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन डिफरेंसेस में आएगा आपका। अगला सवाल है बेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो ये इसके डिफरेंसेस है। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टिल, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से सीधा किस पे जाता है, ठीक है, स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट पे जाता है सेम फ्लावर के। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन है दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर, ठीक है, टू द अनदर फ्लावर, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते, इसीलिए उसको क्रॉस बोलते। सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, उसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन बोथ, ये बाई यानी कि आप सकते हो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों ही फ्लावर में संभव है, हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे डिफरेंसेस के हो जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, अब अगली स्लाइड पे आपको शिफ्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर, कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो आप ये बताना है आपको कि वो फ्लावर में कैसे होती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले पॉलन ग्रेन और जो एग होता है वो क्रॉस एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो फ्यूजन ऑफ पॉलन एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये तो होगी फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है आपके पास, जायगोट बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर जो नई सेल बनती है उसे जायगोट कहते हैं। वो जायगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से ये डायग्राम आपको याद होगा, ये पॉलन ग्रेन है, यहाँ से नीचे आ रहे हैं और ऐसे आके यहाँ पे ये एग जो है फीमेल पार्ट है, इसको फ्यूज करके ये सीड बना रहे हैं जिसको जायगोट कहते हैं। यही जायगोट डेवलप होकर बाद में एम्ब्रियो या सीड का रूप लेगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड आर डिस्पर्स्ड। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सीड डिस्पर्सल होता है। तो आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने ये टॉपिक किया था, विंड से होता है, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था वाटर से होता है, और तीसरा एनिमल। ये 3 एजेंट से जिसके थ्रू सीड डिस्पर्सल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, मैच करना है इसमें। देखो इसमें बताना है कि जो बर्ड है वो किसके साथ, बर्डिंग किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर, तो इसको आप मैच करोगे ईस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आइज किस में होती है बेटा, ये पोटैटो में होती है, तो आइज जो है मैच करोगे आप पोटैटो के साथ, ऐसे करके लाइक दिस। फ्रेगमेंटेशन किस में बताया था मैंने आपको, स्पायरोगायरा में, तो इसको आप कनेक्ट करोगे स्पायरोगायरा के साथ, ठीक है। विंग्स किस में होते हैं, मैपल सीड जो होते हैं उनमें विंग्स होते हैं, तो ये सबसे ऊपर जो नंबर 1 पे उसके साथ। और जो स्पोर होते हैं बेटा, ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन हमने किस में देखी थी, ब्रेड मोल्ड में देखी थी, ठीक है। जो ब्रेड के अंदर फंगस लगती है उसके अंदर होती है, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हो, ये मैचिंग होगी आपकी, राइट। अगला सवाल है, टिक द करेक्ट आंसर बताना है आपको। अब देखो पहले में जो आंसर है ये देखो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, मैंने आपको क्या बताया था, फ्लावर, तो आप फ्लावर पे टिक करोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हमने क्या नाम दिया था, दैट वाज फ्यूजन, को हमने नाम दिया था फर्टिलाइजेशन, तो इसमें फर्टिलाइजेशन पे टिक हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है हमारे पास मेच्योर ओवरी फॉर्म, मेच्योर ओवरी क्या बनाती थी, फ्रूट बनाती थी, ठीक, तो इसमें आप टेक करेंगे फ्रूट पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट का एग्जांपल आपको देना है, तो इसमें से कौन सा है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ब्रेड मोल्ड है आपका, ब्रेड मोल्ड पे आप टेक करोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय लीफ। ब्रायोफाइलम एकमात्र ऐसा प्लांट था जो लीफ से प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। लीफ के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, डायग्राम याद होगा मैंने सारा बताया था आपको, तो इसमें लीफ आएगा। तो ये एमसीक्यूज भी आपके कवर हो गए इसमें कुछ, ठीक है। आपके बुक में थोड़े और एडिशनल भी दे रखे होंगे, उन्हें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अब मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ आपकी, और अब सामने मेरे सामने आप लोग आ गए हो दोबारा वापस। तो मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन आंसर थे, ये सारी जो चीजें थी, कितने बच्चों ने सारी क्लासेस अभी तक ली है, जितनी क्लासेस मैंने दी है। वंश मेरी आवाज आ रही है आपको, Yes, sir. हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी बेटा, कोई डाउट। No, sir. ठीक है, आप पढ़ोगे और अगर उसके बाद डाउट है तो कल के क्लास में आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। Okay, sir. हाँ शिखा, Okay, आप sir. अपना ओपन कीजिए, म्यूट ओपन करो अपना, शिखा। हाँ बेटा, कोई डाउट, No, sir. किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो अपना म्यूट ओपन करके पूछ सकता है, एनीवन। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछो।
चलो कोई बात नहीं, एक बार आप दोबारा देखोगे ये जो क्वेश्चन है जितने भी, ये क्वेश्चन आप जो वीडियो आपके पास आएगी पॉज करके आप वो सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखोगे अलोंग विद आंसर, ठीक है। और जो एडिशनल क्वेश्चन में भेजूंगा वो भी करोगे, और नोट्स को सबको करना है, नोट्स सारे के सारे, क्योंकि नोट्स इतने छोटे हैं और इतने सिंपल है कि आराम से समझ जाओगे। अगर आपने जो है